हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं CSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी हम कर रहे हैं हर एक चैप्टर का वन शॉट, जिसके अंदर हमने OCM के अंदर चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 12 तक के सारे वन शॉट खत्म कर दिए। अब हम किसकी बारी है? अभी बारी चल रही है इकोनॉमिक्स की। तो बेटा जी मैंने 1 से लेके 4 तक के वन शॉट बना दी है, क्योंकि पीछे वाले चैप्टर ज्यादा टफ है। इसलिए बच्चों ने बोला कि सर पीछे वालों का वन शॉट पहले बना दो ताकि हम उसकी तैयारी जल्दी से कर सके। तो बेटा आज मैं क्या करने वाला हूं? आज मैं करने वाला हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 12 का हमारा वन शॉट हो चुका है, नहीं देखा तो देख लो। आधे घंटे के अंदर बहुत मस्के की तरह मैंने वो चैप्टर समझाया, क्योंकि पहली बार आए बच्चे उसको विकल्प ऑप्शन में छोड़ रहे हैं। बेटा जी छोड़ना नहीं है, बहुत इजी है। जाके मेरा वो एग्रीकल्चर का वन शॉट देख लो, आधे घंटे के अंदर 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आज हम क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 11 इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छे से करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मजेदार भी है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। तो आते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो बेटा जी ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 11 इमर्जिंग इश्यूज इन इकोनॉमी। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर मूवमेंट माइग्रेशन होता है क्या? बेटा माइग्रेशन का मतलब चलो चले मितवा मतलब क्या होता है? इफ अ पर्सन मूव ऑफ पर्सन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अ पर्सन, कहां से? वन प्लेस टू अनदर, ऐसे घूमने के लिए। नहीं, फ्रॉम अ नेटिव प्लेस टू विद इन और आउटसाइड कंट्री, मतलब वो मूवमेंट कर रहा है अपने नेटिव प्लेस से या तो दूसरे प्लेस के ऊपर विद इन अ कंट्री या तो आउटसाइड कंट्री। क्यों जा रहा है? क्यों? घूमने के लिए नहीं, वो जॉब के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए या बिजनेस के लिए जा रहा है। किसके लिए? जॉब के लिए, ऑक्यूपेशन या तो बिजनेस के लिए जा रहा है। ठीक है, इन सर्च ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और फॉर अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारने के लिए मूव करा है। कैसे? टेम्पररी 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने नहीं, परमानेंट बेसिस के ऊपर। जब कोई परमानेंट बेसिस के ऊपर बंदा मूवमेंट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस टू अनदर प्लेस और टू आउटसाइड इंडिया। ठीक है, किस लिए जाएगा? 3 पर्पस, जॉब, ऑक्यूपेशन, बिजनेस। जॉब, ऑक्यूपेशन, बिजनेस। क्यों जा रहा है? परमानेंट बेसिस के ऊपर। ठीक है, परमानेंट बेसिस के ऊपर या तो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। बेटा जी टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में 2 प्रकार के माइग्रेशन होता है, प्लेस बेस्ड माइग्रेशन एंड रीजन बेस्ड माइग्रेशन। प्लेस बेस्ड का मतलब क्या होता है? प्लेस मतलब होता है इंटरनल, और दूसरा होता है इंटरनेशनल। बेटा जी इंटरनल जो होता है ना, जब हम विद इन अ कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही घूमते रहते हैं। जैसे मुंबई से गई पूना, पूना से गई पटना, पटना से गई दिल्ली, फिर भी न मिला सजना। अरे गाना नहीं गा रहा हूं, इंटरनल माइग्रेशन का मतलब बता रहा हूं। मुंबई से गई पटना मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह, मतलब विद इन अ कंट्री ही मूवमेंट कर रहे हैं। तो जब हम विद इन अ कंट्री ही मूवमेंट करते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो उसको बोलते हैं इंटरनल। लेकिन जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री हम मूवमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल। ठीक है, तो इंटरनेशनल मतलब क्या होगा? एक कंट्री से दूसरी कंट्री माइग्रेशन करना। दूसरा होता है रीजन बेस। हमको कितनी बार क्या होता है? पुल फैक्टर के कारण या तो पुश फैक्टर के कारण क्या करना पड़ता है? माइग्रेशन करना पड़ता है। अब ये होता क्या है? पुल फैक्टर का मतलब क्या होता है? जब कोई चीजें हमको अट्रैक्ट कर रही है। अरे यार वो धोलेरा सिटी गुजरात के अंदर क्या डेवलप हो रही है, मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट आ रहा है, चलो हम भी वहां पे जाके रहते हैं। वहां पे मल्टीनेशनल कंपनी आएगी, वहां पे जमीनों के भाव बहुत जबरदस्त बढ़ेंगे, वहां का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया पुल फैक्टर। जैसे गिफ्ट सिटी, गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी बन रही है, तो बोले गिफ्ट सिटी के आजू बाजू मकान लेते हैं, वहां पे बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है। जैसे कि हमारे यहाँ पे साउथ भोपाल का जो एरिया है, SG हाईवे है, वो क्या है? बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही सूरत और बड़ौदा भी किसी से कम नहीं है वैसे। ठीक है, तो देखो बेटा पुल फैक्टर क्या होता है? पुल फैक्टर का मतलब होता है जब कोई चीज हमको अट्रैक्ट करती है, इसलिए हम माइग्रेट करते हैं, वहां पे शिफ्ट होता है। पुश फैक्टर क्या होता है? पुश फैक्टर मतलब क्या होता है? हम जहां पे रहते हैं वहां पे क्या होता है? आए दिन पड़ोसी से झगड़ा हो गया सोसाइटी के अंदर। जैसे कोई होते हैं पोपटलाल, तारक मेहता के पोपटलाल जैसे व्यक्ति, जो हर चीज के अंदर बोलते हैं कैंसिल कैंसिल, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। हर छोटी छोटी बात में क्या करते हैं? अपनी चोंच लड़ाते रहते हैं। तो वैसे लोगों से आके, वैसे जो हमारे पड़ोसी, उनसे आके हम क्या तंग आके हम क्या करते हैं? दूसरी जगह
शिफ्ट होते हैं, जहां पे जिस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा राइट होते हैं और दंगे होते हो, आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, तो हम क्या करते हैं वहां से शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये पुश फैक्टर होता है। वहां पे प्रॉब्लम्स होने के कारण हम होना नहीं चाहते, लेकिन प्रॉब्लम्स इतनी है कि हम दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो गए, उसको बोलते हैं पुश फैक्टर। पुल फैक्टर मतलब जब कोई चीज हमको अट्रैक्ट करती है तो उस अट्रैक्शन के कारण हम वहां पे शिफ्ट होते हैं। तो बेटा जी ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव माइग्रेशन होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये वन शॉट है बहुत अच्छे से डीपली, लेकिन मैं फटाफट स्पीड से करूंगा। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, बेटा जी कॉजेज ऑफ माइग्रेशन क्या होता है, तो इसमें 4 कॉजेज होते हैं। 4 कॉजेज होते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के 3 नंबर में भी आता है और ये 5 नंबर में भी आता है। ठीक है, कितनी बार इकोनॉमिक फैक्टर्स पूछ लेता है 5 नंबर में, कितनी बार पूरा का पूरा ही पूछ लेता है 5 नंबर में। अब बेटा जी अगर आपके पास टाइम कितना है और आप कंटेंट, तो अगर पूरा का पूरा पूछा है तो आप इसका कंटेंट छोटा करो, और सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर पूछा है तो कंटेंट थोड़ा बड़ा कर देने का, बस कुछ नहीं। तो बेटा जी ये माइग्रेशन का कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ माइग्रेशन। तो बेटा जी माइग्रेशन के 4 कारण है। पहला है इकोनॉमिक कॉजेस। कौन सा कॉजेस है, इकोनॉमिक। बेसिकली इसके 4 कॉजेस है, लेकिन हम यहाँ पे पहले इकोनॉमिक कॉजेस को देखेंगे। तो इकोनॉमिक कॉजेस क्या है बेटा जी, इकोनॉमिक कॉजेस के अंदर होता है फॉर एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन, बिजनेस। इसके लिए हम माइग्रेशन हो रहे हैं, हम हो रहे माइग्रेशन किससे के लिए, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज से, ऑक्यूपेशन के लिए, और या तो बिजनेस पर्पज से माइग्रेशन होता है, वो इकोनॉमिक रीजन हो गया। हाँ जी। दूसरा होता है ट्रांसफर, हमारी प्रमोशन आ गई, हमारे जो बॉस ने बोला कि भाई तुम अभी क्या कर रहे हो, अहमदाबाद में जॉब कर रहे हो, लेकिन तुम अगर राजकोट शिफ्ट हो गए तो मैं तुमको जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर बना दूंगा, मैं तुम्हारी सैलरी में डबल हाइक कर दूंगा, ठीक है, तुम्हारी पोस्ट बढ़ा दूंगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसफर के कारण क्या हो रहा है, हमें को माइग्रेशन करना पड़ रहा है। तीसरा होता है अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा जी कितने कंट्रीज, कितने स्टेट्स ऐसे होते हैं जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, और जिसके कारण क्या होता है वहां पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यूएई की, जैसे दुबई है, कतार है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे ये जो है ना खनिज, जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसकी खाने का मतलब वहां पे जहां हाथ डालो, जहां खड्डा खोदो, वहां से क्या निकलेगी, वहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलता है। तो बेटा जी इनको क्या करता है, ये पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना पेट्रोल को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए होता है, उनको लेबर चाहिए होता है, उनको इंजीनियर चाहिए होता है, उनको अकाउंटेंट चाहिए होते हैं, फाइनेंस वाले हेड चाहिए होते हैं। तो वहां पे जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत लगी होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, ज्यादा रेट पे ज्यादा पैकेज देते हैं, और उससे क्या करता है, लोग देखते हैं कि यार मैं इंडिया में कमा रहा हूँ 10,000, वहां पे जाके कमाऊंगा मेरे को मिलेगा 50,000, या छोड़ो इंडिया को, चलो वहां पे। तो इसलिए क्या करते हैं, तो जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लोग उससे अट्रैक्ट होकर वहां पे माइग्रेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। कितनी बार क्या होता है, कोई गांव ऐसे होते हैं, जैसे अब बहुत कम देखने को मिले, लेकिन अभी भी कुछ कुछ इंडिया में गांव ऐसे जहां पे क्या होता है, 10th एजुकेशन के बाद क्या होता है, फर्दर एजुकेशन नहीं होता, 12th के बाद फर्दर एजुकेशन नहीं होता, तो उनको हायर एजुकेशन के लिए, हायर डिग्रीज के लिए अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती। लेकिन शुक्र है यूट्यूब चैनल का। यूट्यूब चैनल के थ्रू हम अब क्या कर पा रहे, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी, कोई भी कोने में बैठ के, बस इंटरनेट हो, वो कोई भी अच्छे ट्यूटर का वीडियो देख सकता है। क्या आपको मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, और आप भी कोई इलाके में बैठे हो, ऐसे कोई जगह पे बैठे हो जहां पे अच्छा ट्यूटर नहीं, और मेरे वीडियो को देख के आपको बेनिफिट हो रहा है, तो कमेंट में लिखना जरूर, दिल को छुएगा ये कमेंट। ओके बेटा, तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे बेटा जी कहने का मतलब क्या है, कि जब हमको एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलता तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, माइग्रेट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमको हेल्थ सर्विस। ठीक है, वो मांझी, कौन सी मूवी थी, एक उसकी थी जिसके अंदर उसकी वाइफ का हेल्थ उसकी वाइफ के मेडिकल सर्विस नहीं करवा सका था, इसलिए वो मांझी ने क्या किया था, पहाड़ तोड़ दिया था, ताकि मेरी वाइफ को जो प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण उसकी डेथ हुई, वो उसके कारण उसको डेथ ना हो। तो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए एक पहाड़ आता था, वो पहाड़ के बीच में से उससे रास्ता बना दिया था। ठीक है, तो क्या होता है कि कितनी बार हर कोई व्यक्ति तो ये मांझी नहीं बन पाता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं छोड़ो यार, पहाड़ तोड़ने से अच्छा तो हम दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम मॉडर्न हेल्थ और सर्विस के लिए क्या करते हैं, दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं। और तीसरा लास्ट आता है प्लांट माइग्रेशन। क्या होता है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये सोचोगे कि सर अब मेरे को तो 12 के बाद क्या चाहिए, कनाडा जाऊंगा, मैं न्यूजीलैंड जाऊंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। ये क्या हुआ, प्लांट माइग्रेशन। बोले सर मेरा भाई वहां पे, मेरा मामा वहां पे, मेरा काका वहां पे, मेरा चाचा वहां पे, तो मेरे को तो कुछ करना नहीं है, मेरे को तो बस जैसे तैसे करके 12 पास करके क्या करना है, स्टडी वीजा लगाना है, वहां पे फॉरेन में चले जाना है। तो बेटा जी इससे ही बोलते हैं प्लांट
माइग्रेशन, कि जब हम पूरा प्लानिंग करके दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं तो उसे बोलते हैं प्लान माइग्रेशन। तो ये थे हमारे इकोनॉमिक रीजन जिसके अंदर हम एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन, बिजनेस के लिए जाते हैं, या तो ट्रांसफर के लिए जाते, ट्रांसफर हो जाता है इसलिए हम माइग्रेट होते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है, वहां पे जॉब रिक्वायरमेंट होती है इसलिए हम वहां पे जाते हैं, हम एजुकेशन पर्पज के लिए शिफ्ट होते हैं, हम हेल्थ सर्विस के लिए शिफ्ट होते हैं, या तो हम प्लानिंग करके माइग्रेट होते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज सबसे सिंपल है। पहला क्या होता है, मैरिज। मैरिज के अंदर जनरली हमारे जो इंडिया की प्रथा क्या है कि लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपना सब पूरा संसार, अपने जो फ्रेंड्स वगैरह है, गली मोहल्ला छोड़ के कहाँ आना पड़ता है, लड़की के पास आना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो माइग्रेट होती है। नेक्स्ट आता है एस्केप फ्रॉम द सोशल रिचुअल। बेटा जी अभी भी कुछ जो लड़के होते हैं या तो इवन लड़कियां होती हैं, वो क्या होता है उनके घर के अंदर इतनी पाबंदियां होती है जिसके कारण क्या हो जाता है, कंटाल जाते हैं। जैसे आप रात को बाहर नहीं जा सकते, फ्रेंड के साथ नहीं जा सकते, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है काम करते हैं, आप सब ये रखो अपना घर अपने पास, हम कहाँ जा रहे हैं, हम फर्दर स्टडीज के लिए आउट ऑफ स्टेट चले जाते हैं। अब क्या हो गया, वो हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं ना, तो मुझे कोई रोको ना, आज मेरे यार की शादी। बोले बेटा जी वो इसलिए हो जाते हैं ताकि कोई उसको रोके टोके नहीं, हर बात में कोई इनको बार बात में चिक चिक पिक पिक ना करे, इसलिए वो क्या करते हैं जानबूझ के सोशल रिचुअल से बचने के लिए क्या करते हैं, माइग्रेट कर देते हैं, हॉस्टल में जाके रहते हैं, दूसरे स्टेट में जाके जॉब वॉब करते हैं। तो ये क्या हो गया, सोशल कॉजेज। एक मैरिज के कारण होते हैं, दूसरा होता है सोशल रिचुअल्स, जो रिचुअल रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उससे बचने के लिए, एस्केप मतलब बचने के लिए क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज का मतलब क्या होता है, वॉर एंड अनरेस्ट। वहां पे जैसे कि क्या होता है, कितनी जगह पे क्या होता है, वॉर छिड़ जाती है, जो तो हमारे जितने भी जो कंट्री, जिस कंट्री के साथ वॉर छिड़ी है, तो वहां के जो आजू बाजू के जो गांव है उनको खाली करवा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे मिसाइल्स वगैरह छूटती हैं, वहां पे बंदूकें चलती हैं, गोली बारूद आते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं, वहां के लोगों को शिफ्ट करवा दिया जाता है। तो वॉर और अनरेस्ट के कारण लोग शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये पॉलिटिकल कॉज हुआ। दूसरा होता है अवॉइड फ्रिक्शन एंड राइट। कितनी बार कोई एरिया के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, राइट फैल जाता है, फ्रिक्शन फैल जाता है, तो हम वहां से क्या होता है, माइग्रेट हो जाते हैं। तो ये हुआ पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में दो, वॉर एंड अनरेस्ट, और दूसरा क्या है, फ्रिक्शन एंड राइट के कारण होते हैं। नेक्स्ट आता है नेचुरल कैलामिटी। बेटा जी नेचुरल कैलामिटी का मतलब क्या होता है, नेचुरल कैलामिटी मतलब जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, और वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है, ज्वालामुखी वगैरह फूट गया, तो हम क्या वहां पे बैठ के ज्वालामुखी का तमाशा देंगे, वाह क्या लाल लाल लावा निकल रहा है? नहीं नहीं, जितना जल्दी हो वहां से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो जहरीली गैस निकलती है वो हमारे लिए, हाँ हमारे लिए इनहेल के लिए नहीं अच्छी होती है, इसलिए हम ऐसी जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ देते हैं। तो अर्थक्वेक, फेमिन्स, फ्लड, वॉल्केनिक सिचुएशन में हम वो जगह को छोड़ देते हैं, तो नेचुरल कैलामिटीज के कारण। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल माइग्रेशन। बेटा जी इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, याद रखना। डेवलपमेंटल माइग्रेशन क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक डैम बना था, सदा सरोवर योजना। सदा सरोवर योजना डैम के तहत जितने भी लोग, वो जो डैम का जो एरिया था उसके आजू बाजू जो लोग रह रहे थे उन सबको खाली करवा दिया, उनको बोल दिया कि प्लीज भाई साहब आप यहाँ से खाली करके हम आपको दूसरी जगह मकान दे देंगे, अच्छे फ्लैट्स देंगे, और या तो आपको फ्लैट्स नहीं चाहिए तो हम आपको कैश देंगे। और इस क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अभी मोटेरा स्टेडियम के बाजू अगर आपने सुना हो, हमारा ये कौन सा वेल्थ, मैं नाम भूल गया उसका, वेल्थ कौन सा, कॉमनवेल्थ आने वाला है 2030 के अंदर, और फिर हम यहाँ पे ओलंपिक भी हम लाने की सोच रहे हैं 2036 के अंदर। तो बेटा इसके तहत हम क्या करें, हमारे यहाँ पे क्या करें, डेवलपमेंटल माइग्रेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो मोटेरा के आजू बाजू जो स्टेडियम आजू बाजू के जो घर है उन सबको खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट करवाया जा रहा है और एरिया को वाइड करवाया जा रहा है, तो उसे ही बोलते हैं डेवलपमेंटल माइग्रेशन। ठीक है, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। बेटा जी कोई भी चीज के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इफेक्ट और दूसरा होता है नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है बेटा जी, पॉजिटिव इफेक्ट होता है ग्रोथ ऑफ इनकम। जब भी कोई बंदा अगर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, बिजनेस, ऑक्यूपेशन और जॉब के पर्पज से, तो ऑफकोर्स वाली बात है कि अगर सपोज वो अगर मैं सपोज कि मैं यहाँ पे अहमदाबाद में हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि चलो महाराष्ट्र में जाते हैं, बॉम्बे में जाते हैं, बॉम्बे इज द फाइनेंशियल हब ऑफ द कंट्री, तो अभी सपोज कि मेरी सैलरी है 1 लाख रुपया,
होती है, वहां पे जाने के बाद मेरी सैलरी हो जाती है सपोज कि 2.5 लाख रुपीज। सो इतना बड़ा गैप होता नहीं, इतना बड़ा गैप नहीं होता, जस्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे 1 लाख है सपोज, वहां पे जाने पे मेरी सैलरी हो गई 2 लाख। तो बताओ मेरी इनकम में वास्ट इंक्रीज देखने को मिला कि नहीं मिला? हाँ, जितना ज्यादा आपको इनकम बढ़ते हैं तो सामने खर्चे भी बढ़ते हैं, वो भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होता है, मीन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन क्या होता है, हमारे इनकम में ग्रोथ देखने को मिलता है। जैसे हम यहाँ पे जो कमा रहे हैं, सपोज कि अगर मैंने यूएई की बात की, यूएई के अंदर 25 रुपीज चलता है, या तो सऊदी अरेबिया चली जाइए। अगर आप जैसे दुबई के अंदर जाते हो ना, आपको मिनिमम 15 से 20 लाख रुपए आराम से, 15 लाख रुपए का पैकेज आराम से मिल जाता है। लेकिन शर्त क्या होता है, वहां पे आपको रहना 30 दिन, आप इंडिया में आ सकते हैं, बाकी आपको दुबई में ही पड़े रहना है। तो इसलिए पैसे देखने को शुरू में तो अच्छे लगते हैं, जब आप वहां पे जाते हो और फिर वहां पे रहता है, फिर लगता है जो पापा मम्मी की याद आती है, जो पेरेंट्स की, जो फैमिली मेंबर्स की याद आती है, फिर लगता है कि यार 15 लाख का क्या ही कर लेंगे। तो बेटा जी कहने का मतलब क्या है, लेकिन ये भी बात गलत नहीं है कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इनकम को राइज करने के लिए क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। हम दुबई में चले गए, दुबई में पैसे छपे, कंजूसी से रहे, वहां पे जितना भी पैसा इकट्ठा किया हम घर पे भेजते हैं। जिससे क्या होता है, अगर सपोज हमारे फैमिली जो है रूरल एरिया में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसी पैसे को क्या करते हैं, उसी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और उससे क्या करते हैं, जो पहले सीड्स वगैरह नहीं खरीद सकते थे, फर्टिलाइजर नहीं खरीद पा रहे थे, वो अब आसानी से खरीद पाते हैं। और जिससे क्या होता है, इनकी एग्रीकल्चर इनकम भी ग्रोथ होती है। मतलब वहां पे उस लड़के ने वहां पे इंडिया में पैसा भेजा, पैसा इंक्रीज हुआ, इनकी इनकम इंक्रीज हुई, उस इंक्रीज से वो एग्रीकल्चरिस्ट लोगों ने क्या किया, अपने अपने खेतों में पैसा लगाया। तो उससे क्या हुआ, उससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा। मतलब क्या होता है, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। तो इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो फॉरेन का जब पैसा बाहर, अगर आप इंटरनेशनल माइग्रेशन करते हो, ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन करते हो, तो उससे आपकी खुद की इनकम भी बढ़ेगी, आप इंडिया में भेजोगे, इंडिया के आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनकी इनकम भी बढ़ेगी। मतलब ओवरऑल क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट आता है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। बेटा जी नेगेटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन क्या होता है? नेगेटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन मतलब क्या होता है कि ये माइग्रेशन से सेवरल प्रॉब्लम्स भी होती है। जैसे कि पहला है अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन। इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए, लोग भी बड़ा कर देते हैं, हम जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा कर देते हैं। ओके जी, आप बोलो, आप सोचते हो सर, आपको कैसे मालूम पड़ा? आप सोचते हो, मेरे को यहाँ पे क्लिक हो जाता है। ओके, अनरेगुलेटेड माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है? बेटा जी अर्बनाइजेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है, जब रूरल पब्लिक जब अर्बन एरिया के अंदर आती है और वो आती ही जाती है, तो उसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन। जब अर्बन का एरिया बड़ा 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 बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाता है और फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, उसी को बोलते हैं कि हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो अनरेगुलेट हो जाता है। जो आउटसाइड लोग आके सिटीज के आउटस्कर्ट एरिया में रहना चालू कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अनकंट्रोलेबल सिटीज का ग्रोथ होने लगता है, हर्टमेंट बढ़ता है, स्लम बढ़ता है। तो ये क्या हो जाता है, अनरेगुलेटेड हो जाता है। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो जाती है जब बहुत ज्यादा माइग्रेशन होता है, लोग एक जगह से एक ही जगह पे सबके सब अगर लोग माइग्रेट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर सबके सभी लोग है ना अहमदाबाद में आके बोले कि नहीं नहीं अहमदाबाद का ग्रोथ अच्छा है, चलो આપણે તો સુરત થી બરોડા થી રાજકોટ થી જે જગ્યા મળે એ જગ્યાથી છોડીને આપણે બધા ક્યાં જતા રહીએ, अहमदाबाद में वसी जाइए। उससे क्या होगा बेटा जी, उससे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो जाएगी अहमदाबाद के अंदर, वाटर सप्लाई प्रॉब्लम, ड्रेनेज प्रॉब्लम, रोड प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, टॉयलेट प्रॉब्लम, हेल्थ एंड सर्विस एजुकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। और जिसके कारण क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इसी बोला जाता है कि जब बहुत ज्यादा माइग्रेशन होने लगता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की शॉर्टेज होने लगती है, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, बेटा जी क्या होता है, अभी भी कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी है ना जहां पे लोगों ने उस कंट्री का डेवलपमेंट देख के वहां पे चले गए। आप देखो दुबई के अंदर भरपूर ट्रैफिक, आप जाओ वहां पे 1-1 किलोमीटर का ट्रैफिक है, दूर के ढोल सुहाने, क्योंकि जो रहता है ना उनसे पूछना कि दुबई की हालत क्या है, एक एक किलोमीटर तक का ट्रैफिक रहता है, शाम को निकलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, वहां पर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री, और यही सोच के सबके सब लोग दिल्ली जा रहे हैं, सबके सब लोग महाराष्ट्र जा रहे हैं। एक बार बॉम्बे में रह के देखो, वहां के ट्रेन, लोकल ट्रेन से ट्रैवल करो, आप बोलोगे भगवान आज के बाद कभी भी अहमदाबाद में मैं थोड़ा सा कम पैसा कमा लूंगा, लेकिन बॉम्बे नहीं जाऊंगा। इतना गंदा ट्रैफिक, इतनी गंदी वहां की ट्रेन और लोकल ट्रेन से पूछो मत, ट्रैफिक एकदम खतरनाक।
ट्रेन एकदम खतरनाक, और रहने के लिए जगह ही नहीं है, जगह इतनी कॉस्टली है जिसकी कोई वैल्यू पूछे बात ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, वहां पे पॉल्यूशन पॉल्यूशन बढ़ने लगता है, टॉयलेट फैसिलिटी, ड्रेनेज फैसिलिटी, वाटर डिस्पोजल सिस्टम, वो सब चीजें फेल हो जाते हैं, वो सब चीजों की कमी हो जाती है। वहां पे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है सोशल इविल्स। सोशल इविल्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे जॉब की शॉर्टेज हो जाती है, और जिसके कारण क्या होता है, एंटी सोशल एक्टिविटीज होती है। भाई ये हमारी जात, वो तुम्हारी जात। अभी अगर आपको मालूम है, महाराष्ट्र के अंदर वहां पे जो मराठी लोग हैं, ठीक है, वहां के जो मराठी लोग हैं वो क्या करते हैं, तुम्हें जो मराठी बोला आते है, मतलब मैं को भी नहीं आती है, क्या तुमको मराठी बोलना आती है तो आप महाराष्ट्र में रुको, वरना मराठी नहीं आती तो अपने अपने स्टेट में भागो, यहाँ पे मत रहो, क्योंकि हमारे मराठी मानुस को ही जॉब नहीं मिल रही, आप दूसरी स्टेट से आके हमारी जॉब छीन ले रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, अगर कोई साउथ से आता है तो बोलते हैं कि भाई साउथ वाले तो यहाँ पे मत आना, वरना तेरी लुंगी उठा के तेरी पुंगी बजाएंगे। ये कोई बोलने का ढंग हुआ? ऐसे ऐसे डायलॉग आते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, लोगों को मारते हैं जो महाराष्ट्र के नहीं होते। तो बेटा जी क्यों ऐसा, ये जो इंडिया है ये पूरे देश का है, इसमें पूरे इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, इसमें हम महाराष्ट्र में भी जॉब कर सकते हैं, हम केरला में भी कर सकते हैं, राजस्थान में कर सकते हैं। आपका जाता क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप दूसरी स्टेट में चले जाओ, हम तो यहीं पे जाके काम करेंगे। इसलिए हर एक स्टेट में हर एक व्यक्ति जाके काम कर सकता है। मेरे हिसाब से किसी को भी कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर उस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है उस व्यक्ति के आने से, तो भाई तू चले जा, बाकी हम तो नहीं जाने वाले। तो बेटा जी सोशल इविल्स क्या होता है, सोशल इविल्स का मतलब ये होता है कि जब बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो जाए, जॉब की शॉर्टेज हो जाती है, एंटी सोशल एक्टिविटीज होने लगती है, क्राइम जैसे हमारे थेफ्ट एंड रॉबरीज वगैरह फैलने लगते हैं, लैंग्वेज कल्चर एंड लाइफस्टाइल डिफरेंशिएट होने लगती है। बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या माइग्रेशन को खत्म क्या माइग्रेशन को खत्म किया। अब हम आते हैं अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा जी, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जब पूरे अर्बन एरिया के अंदर, जो सिटीज के अंदर क्या देखो कि जो देखो ना सीधा गांव छोड़ो शहर भागो, गांव छोड़ो शहर भागो, वहां पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, वहां का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहां की इनकम अच्छी है, वहां की लाइफस्टाइल अच्छी है, वहां पे मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हम तो वहीं पे रहेंगे, गांव में नहीं रहेंगे। अब हाल ऐसे कुछ हो चुके हैं कि अर्बनाइजेशन में लोग आके अब इतना कंटाल गए कि बोलते कि नहीं हमारा तो गांव ही अच्छा था। तो बेटा जी अब फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं, यहाँ पे रिटायर होते हैं, और रिटायर होने के बाद पता है क्या करते हैं, गांव भाग जाते हैं, बोलते हैं हम जिएंगे और मरेंगे हमारे गांव के अंदर। बेटा जी आप गांव से पहले ये अच्छा सोच के अर्बन में आते हो, और फिर अर्बन की लाइफ जी के बोलते हैं यार इससे तो हमारा गांव ही अच्छा था, और फिर गांव चले जाते हो। तो जो जहाँ है वहां पे अच्छा है, सारी जगह ही अच्छी होती है। और अर्बन जो गांव का जो खाना पीना हवा पानी है बहुत जबरदस्त। तो बेटा जी अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन द पीपल ट्रांसफर, इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, पीपल क्या होता है माइग्रेट होते हैं, कहां से, रूरल टू अर्बन एरिया, उसी को क्या बोला जाता है अर्बनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था, अर्बनाइजेशन क्यों बढ़ने लगा, अर्बनाइजेशन बढ़ने का एक ही कारण है कि क्या हुआ था, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के अंदर हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, इवन हमारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म भी आए थे, उसके अंदर बोला गया था कि हमने कि जो भी आप इंडस्ट्रीज लगाओगे तो उसके अंदर आपको बहुत बेनिफिट दिया जाएगा। और वो इंडस्ट्रीज जनरली कौन लगाता है, शहरी जो सिटीज में रहते हैं वो लगाते हैं। शहर के अंदर इंडस्ट्री बढ़ती गई तो वहां पे रोजगार के मतलब एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ते गए, और इसलिए ये देख के एक जो मजदूर है, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, वो बोला कि साला मैं पूरे साल भर इसके अंदर मेहनत करूं, कितनी बार पानी नहीं आता, बरसों रे मेघा मेघा करना पड़ता है, बारिश नहीं आती है, पानी नहीं आता, बारिश नहीं होती तो क्या होता है, फसल नहीं उगती, फसल नहीं उगती तो मेरे को तो कुछ पूरे साल भर तो मेरा गया। कितनी बार फसल उग जाती है, बाढ़ आ रही है तो भी साल गया। कितनी बार क्या होता है, दाम अच्छा नहीं मिलता तो भी मेरा पूरा साल गया। इससे अच्छा तो ये टेंशन लेना ही नहीं अपने को, अपने चलो शांति से 9 to 5 की जॉब करेंगे और आराम से अपना जीवन जिएंगे। तो बेटा जी इसके कारण क्या होता है कि इंडस्ट्री पॉलिसी लाने के कारण बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ी, और इंडस्ट्री बढ़ने के कारण लोग क्या हुए, फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इसके कारण लोग मूवमेंट बढ़ता गया, एग्रीकल्चर से लोग जॉब छोड़ते गए और इंडस्ट्री के अंदर जॉब बढ़ती गई। तो वो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आके बसने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, अर्बनाइजेशन फास्ट डेवलप होता गया, ठीक है। अब इसके ऊपर बेटा जी हमारा एमसीक्यू आता है, याद रखना कि 2050 तक हमारे देश का 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कहां पे आ जाएगी, अर्बन एरिया में आ जाएगी, मतलब 1/3 ही कहां बचेगी, रूरल में बचेगी, और 2/3 कहां आ जाएगी, अर्बन एरिया के अंदर आ जाएगी। और अब आता है नेक्स्ट,
बेटा जी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि डेफिनेशन ऑफ टाउन और सिटी। बेटा जी डेफिनेशन ऑफ टाउन और सिटी के अंदर क्या है कि ये ऑल दोस एरिया विच आर प्लान्ड एंड मैनेज बाय द म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन कैंटनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड एरिया कमिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ टाउन या तो सिटी। लेकिन लेकिन रुको, यहाँ पे तीन क्राइटेरिया हमारे सेटिस्फाई होने चाहिए, आपको ये तीनों के तीनों याद रखते हैं। पहला, आपकी पॉपुलेशन कितनी 5,000 और उससे ज्यादा कहाँ पे रहनी चाहिए, अर्बन एरिया के अंदर, तो वो अर्बन एरिया कहलाएगा। अगर पॉपुलेशन 5,000 से कम है तो वो अर्बन एरिया नहीं कहलाता। दूसरा, 75% और मोर पीपल आर ऑफ द मोर पीपल क्या है, नॉन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होने चाहिए। और लास्ट आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन रहती है वहां पे 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 400 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, एग्रीकल्चर के अंदर खेती बड़ी ज्यादा होती है, तो लोग कम होते हैं, खेती ज्यादा होती है। लेकिन अर्बन एरिया के अंदर खेती जैसा तो कुछ होता नहीं, इसलिए इसने बोला कि 1 किलोमीटर में कितने लोग होंगे, 400 लोग होने चाहिए। और 75% लोग क्या होने चाहिए और मोर क्या होने चाहिए, अदर देन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड होने चाहिए। और 5,000 और उससे ज्यादा लोग की पॉपुलेशन होनी चाहिए, तभी क्या होगा, वो अर्बन टाउन या तो सिटी के अंदर आएगा। बेटा जी 1 नंबर के अंदर आता है डेफिनेशन ऑफ टाउन और सिटी के अंदर, आपको याद रखना। इसके ऊपर बेटा एमसीक्यू आता है, इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार का अर्बनाइजेशन होता है, 3 प्रकार से अर्बनाइजेशन होता है। 3 प्रकार से अर्बनाइजेशन मतलब कि बेटा जी पहला क्या होता है, पॉपुलेशन जब बढ़ जाती है तो उसको भी हम अर्बनाइजेशन बढ़ते हैं। अर्बनाइजेशन मतलब कि पॉपुलेशन का बढ़ना, पॉपुलेशन का बढ़ना मतलब कि क्या है, वहां पे लोगों का बढ़ना। लोग कैसे बढ़ रहे भाई, बेटा जी वहां पे कोई एक दूसरे शहर से नहीं आ रहा, आपके देश, आपके जो शहर वाले हैं वो इतने मेहनती के बच्चे पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। तो बेटा जी कहने का मतलब क्या है, जब पॉपुलेशन बढ़ती है ना, पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वन टाइप ऑफ अर्बनाइजेशन। इसमें 3 प्रकार है, पहला पॉपुलेशन का बढ़ना, दूसरा क्या होता है जो हमारे विलेजेस और जो टाउन्स होते हैं उनकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है और वो मर्ज किस में हो जाते हैं, सिटीज के अंदर हो जाता है। किस में मर्ज हो जाता है, सिटीज एंड सिटीज के अंदर। द रूरल एरिया मर्ज इनटू सिटीज, तो वो जो पहले रूरल एरिया में काउंट होता था अब वो क्या हो गया, वो सिटीज में काउंट हो गया। तो अहमदाबाद में अभी भी कुछ बहुत सारे एरिया ऐसे थे जो पहले गांव में आते थे, जैसे चांदखेड़ा गांव, लेकिन अब चांदखेड़ा शहर में आता है, वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आता है। तो क्या हुआ, वो अहमदाबाद में कवर, जैसे अडालज का एरिया है वो भी अब क्या कर रहा है, धीमे धीमे सब क्या आ रहा है, सब म्युनिसिपैलिटीज के अंदर आते कवर अप होते जा रहा है। नेक्स्ट आता है लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। तो जब लोग क्या करते हैं, रूरल से अर्बन एरिया में आते हैं तो उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो 3 टाइप के माइग्रेशन होते हैं। पहला क्या होता है, आपको पहले याद रखो, चलो चलो बोलो कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जब क्या होता है, रूरल के लोग अर्बन में आते हैं तो उसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं, ये तो हमने डेफिनेशन में देखा था। सेकंड क्या देखा था, सेकंड देखा था कि जब क्या होता है, जो जो सिटीज होते हैं उसके जो नियर बाय जो भी एरियाज होते हैं वो रूरल एरिया को किसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, उसी सिटीज में इंक्लूड कर दिया जाता है, तो ऑटोमेटिक उस सिटी की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। और तीसरा क्या होता है, जो सिटी में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं की पॉपुलेशन का बढ़ना, उनसे भी क्या होता है, अर्बनाइजेशन बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। बेटा जी इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन के 2 इफेक्ट है, एक पॉजिटिव इफेक्ट है और दूसरा है इसके नेगेटिव इफेक्ट। पहले देखते हैं हम पॉजिटिव। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ते हैं। जब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह आते हैं तो हम उस जगह पे एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बढ़ने लगता है। जैसे ही रतन टाटा ने अपना प्लांट कहां से, वेस्ट बंगाल से उनको भगा दिया था, कहते कि तुम यहाँ पे हम नहीं कर सकते, और मोदी जी ने जब उसको इनवाइट किया था कि आप आइए हमारे साणंद के अंदर, हम आपको क्या देते हैं, नैनो प्लांट के लिए जगह देंगे। नैनो प्लांट के लिए जैसे साणंद में अनाउंस हुआ, साणंद की रातों रात प्राइजें बढ़ गई, वहां का डेवलपमेंट हो गया। तो यही होता है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट होता है वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगता है, जिससे वहां की पॉवर्टी रिड्यूस हो जाती है। वहां के लोगों का कल्चरल डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उनका क्या होता है, ओवरऑल राउंड पर्सनालिटी उनकी बढ़ती है। नेक्स्ट आते हैं अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ सर्विस मिलती है, उनको क्या मिलती है, अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ सर्विस भी मिलती है। 1 मिनट बेटा जी मेरा गया है। एक मिनट, 1 मिनट चालू रखिए, मेरा चार्जिंग के अंदर इश्यू है। ओके जी,
ओके, कुछ भी हो जाए, इसका चार्जिंग पॉइंट नहीं जाना चाहिए। ओके, हाँ, तो हेल्थ सर्विस उसके बढ़ जाते हैं, वहां पे नए नए हॉस्पिटल्स बन जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन जाता है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ जाता है। फिर सोशल इफेक्ट, मॉडर्न थिंकिंग बन जाती है, वहां की ऑर्थोडॉक्स नहीं रह जाती, हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो जाते हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, हम बोलते हैं ओ हाउ आर यू डैड, व्हाट आर यू डूइंग। तो इस तरह से हमारी मॉडर्न थिंकिंग बन जाती है। और फिर उसके बाद हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, धीमे धीमे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनता है, हम अच्छा एजुकेशन, अच्छी हेल्थ सर्विस, अच्छा खाना पीना रहना करना सब बढ़ जाता है। तो ये फायदा होता है अर्बनाइजेशन में। फटाफट देखते हैं क्या होता है वहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह, ये फैसिलिटीज बढ़ जाती है, पुअर्टी कम हो जाती है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक पुअर्टी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कल्चर डेवलपमेंट होता है, वहां पे क्या आता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुल जाती है, लाइब्रेरीज खुल जाती है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, मॉडर्न एमिनिटीज मिलते हैं, जिससे क्या होता है, ओवरऑल लोगों का डेवलपमेंट होता है। वहां पे हेल्थ सर्विस बनती है, क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल जाता है, गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वहां पे उनकी जो डेथ रेट कम हो जाती है, बर्थ रेट बढ़ जाती है। सोशल इफेक्ट क्या होती है, मॉडर्न थिंकिंग हो जाती है, वो नई विचारधारा के हो जाते हैं, मॉडर्न ऑर्थोडॉक्स जो होते हैं उससे ऊपर आ जाते हैं, मॉडर्न आउटलुक हो जाता है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग हो जाती है, इंप्रूव लाइफस्टाइल हो जाती है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसके नेगेटिव इफेक्ट। बेटा जी, नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, सिंपल है, जो हमने माइग्रेशन में देखा था वैसा का वैसा ही है। यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी हो जाएगी। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या, इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, गरीब गरीब होते जाता है, अमीर अमीर होते जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। सोशल इनइक्वालिटी में देखने को मिलती है। सोशल इनइक्वालिटी में एक जो कास्ट है बहुत ऊपर जाने लगती है, और दूसरी कास्ट क्या होती है, नीचे जाने लगती है। लोगों में कास्ट के डिफरेंस आता है। अभी मैंने आपको महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया था, अमीर मराठी माणूस और हमारे मराठी माणूस वाले राज्य के अंदर दूसरा वाला कास्ट का कोई आके बिजनेस नहीं कर सकता, जॉब नहीं कर सकता। ये सोशल इनइक्वालिटीज फैलने को दिखती है। प्रॉब्लम ऑफ स्लम ड्वेलिंग, यहाँ पे क्या होता है, लोगों क्योंकि इतना फास्ट डेवलपमेंट होता है, अमीर अमीर बनता है, गरीब गरीब बनता है, लोगों के पास पैसे नहीं होते, उनको ना चाह के भी स्लम एरिया में रहने लगते हैं, आजू बाजू क्या करते हैं, झोपड़पट्टी बनाते हैं, उसमें रहने लगते हैं, तो स्लम ड्वेलिंग बढ़ते जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाती है, इतने पुलिस वाले नहीं होते जितनी पब्लिक हो जाती है, जिसके सामने लॉ एंड ऑर्डर को उनको उनको मतलब लॉ एंड ऑर्डर में रखना मुश्किल हो जाता है, तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती है। क्वेश्चन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने रोड की प्रॉब्लम, मतलब पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती है अर्बनाइजेशन होने के कारण कि ट्रांसपोर्टेशन जो रोड है वो छोटे पड़ जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो ये क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज हो जाती है। और लास्ट है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये तो मैंने आपको बोल ही दिया कि जो ऊपर हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की शॉर्ट होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी बढ़ने लगेगा। तो बेटा जी ये थे हमारे नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। अब हमको इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, मेजर टू रिड्यूस। तो बेटा जी इसको रोकने के लिए हमको पहला आता है पॉलिसी रिलेटेड स्टेप। हमको क्या करना चाहिए, पॉलिसी रिलेटेड स्टेप्स लेने चाहिए। इसका मतलब क्या, अगर अगर कोई भी इंडस्ट्रीज है वो उसको क्या कर देना, उसको बोलेगा भाई देख ये अर्बन एरिया के अंदर अगर पॉल्यूशन अबोव द 10 lakhs है तो रिस्ट्रिक्शन ऑन सेटिंग अप इंडस्ट्री इन द सिटीज विद द पॉपुलेशन अबव 10 लाख, मतलब ऐसी पॉपुलेशन यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा है, वहां पे हम उसको रोक देंगे, भाई तू यहाँ पे आके जॉब, यहाँ पे आके तेरी फैक्ट्री सेटअप मत कर, तू दूर जा। क्यों, क्योंकि तेरे यहाँ पे आने से तो पॉल्यूशन वगैरह भी फैलता है, केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, एयर पॉल्यूशन फैलता है। और दूसरा क्या होता है कि लोग है ना फिर यहीं पे आके फिर क्या करते हैं, आजू बाजू यहाँ पे रहने लग जाते हैं जहाँ पे तुम बिजनेस करते हो। तो बेटर है कि तुम क्या करो, सिटीज से बाहर जाके रहो। तो रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं हमको क्या, पॉलिसी रिलेटेड हमको क्या करना चाहिए, उन लोगों को सिटीज के अंदर आने से मना कर देना चाहिए। प्रमोशन ऑन स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स, हमको क्या करना चाहिए, जो जो भी स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स है ना उनको बोलना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई तुम डेवलप हो, उनका डेवलपमेंट फास्ट करना चाहिए, ताकि वो वहां के जो लोग हैं वो बड़े जो हमारे सिटीज है वहां पे सोचे ही नहीं वहां पे जाने के लिए। तो ऐसे हमको क्या करना
करना चाहिए, स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स को अगर लोगों को उन्हीं के गांव में सारी फैसिलिटीज मिल गई, उन्हीं के गांव के अंदर एजुकेशन मिला, उन्हीं के गांव के अंदर होटल, रेस्टोरेंट, घूमना फिरना, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस सब कुछ वहां पे मिले, तो कौन कमबख्त चाहेगा कि अपना गांव छोड़ के शहर में आए। तो हमको क्या करना चाहिए, स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स को ही क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, ताकि बिग सिटीज के ऊपर प्रेशर ना आए। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करना चाहिए। हर एक जो देश है वो देश का हर एक पार्ट को एक ही नजर से देखने का, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक एरिया को डेवलप करे और दूसरे बाकी एरिया को अनडेवलप करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे के सारे देश के सभी पार्ट्स का होने चाहिए, डेवलप होने चाहिए। तो रीजनल डेवलपमेंट होना चाहिए, हर एक रीजन का डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट टाउन अराउंड द मेजर सिटीज, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सैटेलाइट टाउन्स वगैरह बनने चाहिए अराउंड द सिटीज के अंदर। तो ये क्या था, पॉलिसी रिलेटेड मेजर। और दूसरा क्या करेंगे, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हमको यहाँ पे प्रॉब्लम, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है ना, तो लोगों को चाहिए रोजगार। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, बिजनेस उनका नहीं मिलेगा अर्बनाइजेशन के कारण, तो ही तो वहां पे क्या होंगे, वहां पे फ्रैक्शंस होंगे, वहां पे दंगे प्रसाद होंगे, राइट होंगे, सोशल इविल्स फैलेगा। तो बोलेगी काम करो, इन सब की प्रसाद है क्या, अगर लोगों को रोजगार मिल गया, अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको देना चाहिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट। तो हमको क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम चलाने चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाने चाहिए। हमको ट्राई करना चाहिए उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। बेटा जी जो प्रॉब्लम्स थी ना, जो प्रॉब्लम्स थी उसी को हमको दूर करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज थी। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिखी हुई थी ना, नेगेटिव इफेक्ट से क्या होता है, तो बोलते हैं कि ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हो जाती है। हमको क्या करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम को बढ़ा देनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम को इंप्रूव कर देनी चाहिए। तो स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मतलब वाटर सप्लाई बढ़ाओ, रोड बनाओ, ट्रांसपोर्ट बनाओ, कम्युनिकेशन, ड्रेनेज, सैनिटेशन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लगाओ, स्लम ड्वेलर्स लगाओ। इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेटा पहला क्या किया हमने, पॉलिसी रिलेटेड स्टेप्स लिए, कुछ कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाए जिसके कारण क्या होगा, अर्बनाइजेशन एक ही जगह नहीं होगा। दूसरे क्या क्या, जो लोग ऑलरेडी अर्बन में है उनको एम्प्लॉयमेंट दो। तीसरा क्या करो, जो अर्बन में है वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज दो। तीसरा क्या करो, आप दूसरी जगह पे कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाओ। बेटा जी एक चीज बताओ, जो बड़ी इंडस्ट्रीज होते हैं ना वो हमेशा सिटीज के अंदर जाके बिजनेस करती है, लेकिन जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, वो कभी भी बड़ी दूसरी डेवलप वाले सिटीज में नहीं जाएगी। वो जो जहां है वहीं पे अपना बिजनेस करती है, क्या, जो जहां है वहीं पे अपना बिजनेस करती है। तो आप क्या करो, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करोगे ना, तो वो लोग सोचेंगे नहीं सिटीज में आने की। जब उन्हीं को उन्हीं की जगह पे, उन्हीं के गांव, उन्हीं के एरिया में ही जब उनका ग्रोथ होगा, तो व्हाई दे विल थिंक टू शिफ्ट टू अदर प्लेस। इसलिए क्या करना चाहिए, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को हमको बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमको क्या करना चाहिए, रूरल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। देखो बेटा हम दोनों के ऊपर फोकस करें, जो लोग ऑलरेडी अर्बन में हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बनाओ, वहां पे हेल्थ सर्विस दो, वहां पे एजुकेशन बढ़ाओ। लेकिन रुको, जो दूसरे एरिया में है, मतलब जो रूरल एरिया के अंदर, जो बैकवर्ड एरिया के अंदर है, वहां पे भी क्या करो, उनका भी डेवलपमेंट करो। तो इनका भी डेवलपमेंट करो और जो ऑलरेडी अर्बन में उनका भी डेवलपमेंट करो, दोनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ रूरल के अंदर भी हम क्या लेंगे, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, रोड, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लेंगे, और जिससे क्या होगा, सिटीज पे बर्डन कम पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो ऑलरेडी अर्बन में वहां के उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करो, और जो रूरल में है उनको भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दो। स्ट्रेंथनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। बेटा जी यहाँ पे हमने एक पॉइंट देखा था प्रॉब्लम्स के अंदर, नेगेटिव इफेक्ट के अंदर, कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को मजबूत बनाएंगे, ज्यादा और पुलिस वालों को भर्ती करेंगे, उनका लॉ और ऑर्डर और स्ट्रेंथनिंग करेंगे, और थोड़ा सा हार्ड रखेंगे ताकि लोग रूल्स को ब्रेक ना करें और आपस में कोई भी प्रकार का फ्रिक्शन या तो रायट ना फैले, ठीक है। गुड गवर्नेंस रखेंगे, सोशल डिसिप्लिन रखेंगे। तो बेटा जी इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ हमारा जो मेन जो थे, एक प्राइवेटाइजेशन, सॉरी एक माइग्रेशन और एक दूसरा अर्बनाइजेशन, वो टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा अप्रोक्सीमेटली 30% टॉपिक बाकी है, 30% 70% हमने चैप्टर यहाँ पे खत्म कर दिया। ये 30% करते भी हमारा चैप्टर खत्म होगा। बेटा जी कमेंट में लिखो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है।
फटाफट फटाफट स्पीड में हो रहा है ना, ऊपर से डीप रिवीजन भी हो रहा है ना, पूरा का पूरा रिकॉल हो रहा है कि नहीं बताओ। चलो तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तो अब हम चलते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस क्या होता है बेटा? कोई भी इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के बिना कोई भी इंडस्ट्री हो वो हमारी डेवलप हो ही नहीं सकती। इट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये क्या एक्ट करती है? ये इंजन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरह एक्ट करती है। तो कवर क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में? सबसे पहला आता है हमारा एजुकेशन। बेटा जी ये एजुकेशन के ऊपर कितनी बार 3 नंबर और कितनी बार 5 नंबर के अंदर आता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द एजुकेशन नीडेड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बेटा जी सबसे पहले क्या लिखना है कि इसका मतलब बताना। बेटा जी एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होता है ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? तो एजुकेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग दोनों को क्या बोलते हैं? हम एजुकेशन बोलते हैं। यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? बेटा ये नया वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, इसको सुन जाओ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, हम अपनी मेंटल कैपेबिलिटी को ऊपर लाते हैं। मतलब हम जब नई चीजें सीखते हैं उससे नए नए प्रोडक्शन करते हैं, नई टेक्नोलॉजी की खोज करते हैं, उसी को बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब इन्वेस्टमेंट मेड टू डेवलप फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब हम क्या करते हैं, हमारे फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उस चीज को ही बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा जी आप आपके फादर आपके स्कूलिंग के पीछे खर्चा करें, क्यों? क्योंकि आपकी मेंटल कैपेबिलिटी बढ़े। ठीक है, जैसे आप कोई स्पोर्ट्स के अंदर जाते होंगे, क्रिकेट एकेडमी के अंदर, फुटबॉल एकेडमी या कोई भी एक्सरसाइज एकेडमी, इससे क्या करें आप अपनी फिजिकल एबिलिटीज को क्या करें? इंक्रीज करें, उसी को बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आप 12 के बाद हायर स्टडीज करोगे, सपोज सीए कोर्स करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या तो सीएस करोगे, लॉ करोगे, आप एमबीए करोगे, इससे क्या होगा? आपकी ह्यूमन कैपेबिलिटी, ह्यूमन एबिलिटीज क्या होगी? बढ़ेगी, मेंटल ह्यूमन एबिलिटी बढ़ेगी, उसी को बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा इसके लिए आप क्या करते हो? आप कोई एजुकेशन लेते हो, ट्रेनिंग लेते हो, ग्रूमिंग करते हो, रिसर्च करते हो, स्किल डेवलपमेंट करते हो, उसमें ये आपको कैसे मिलेगा? यू हैव टू इन्वेस्ट, यू हैव टू पे सम अमाउंट टू लर्न। एजुकेशन लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, ग्रूमिंग, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, ये जो भी आप खर्चे करते हो दैट इज नॉट अ खर्चा, इट्स अ इन्वेस्टमेंट। और उस इन्वेस्टमेंट को ही बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और उस इन्वेस्टमेंट से जो नॉलेज आप लेते हो उस नॉलेज को बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। Okay, according to the Professor Marshall, the true inheritance of a generation is knowledge and the value passed by the previous generation। मतलब कि यहाँ पे according inheritance जो होता है ना, हमको हमारे, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो फोर फादर्स थे वो आयुर्वेदिक के अंदर बहुत बेस्ट थे और उनके आयुर्वेदिक नुस्खे बहुत असरदायक होते हैं, उनके आगे मेडिकल भी फेल हो जाता है। बेटा जी ये वाले लाइन को समझना, मैं आपको प्रैक्टिकल समझता। इवन इफ द फिजिकल वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाओ, इट कैन बी रीबिल्ड इफ द नॉलेज एंड आइडिया रिमेन्स। इसका मतलब क्या हुआ? एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसका क्या हुआ था? एक बार फैक्ट्री जल गई, बहुत जबरदस्त धुआं निकल रहा था। वो उसका बच्चा यूं खड़े खड़े यूं देख रहे थे। उसने बोला कि भाई, उसने अपने बच्चे को बोला कि जा अपनी माँ को बुला के आ दौड़ के। बेटा घबरा के कि यार पापा ऐसा क्यों बोल रहे? बोले ठीक है बुला के आता हूँ। वो फटाफट अपनी माँ को बुला के, बोले उसकी जो मम्मी थी वो दुखी से यूं देखने लगी। बोले दुखी मत हो, इतना ये जो फैक्ट्री चल रही है ना, इतना बेस्ट नजारा तुमको कहीं नहीं देखने वाला, इसका आनंद लो। मतलब कि वो उनको मालूम था कि ये फैक्ट्री जल रही है लेकिन मेरा नॉलेज तो मेरे पास है। ये जो जल गया है वो ठीक है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस नॉलेज जो मेरे पास है उससे मैं रीबिल्ड करूंगा। और फिर उन्होंने उसके बाद क्या किया? बहुत सारे फर्दर डेवलपमेंट, बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के किए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी फिजिकल वेल्थ डिस्ट्रॉय हो भी जाए ना, लेकिन आपकी अगर एजुकेशन रहता है ना आपके पास, तो आप उसको रीबिल्ड कर सकते हो। लेकिन बेटा जी जो अगर आपका एजुकेशन, आपका नॉलेज अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो आपका जो रिसोर्सेज है वो भी क्या हो जाएगा? आपका धीमे धीमे आपके हाथ से चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो एजुकेशन होता है ना, वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जो हमारा एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, एक्सपर्टाइज, वो क्या करता है? हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। जितना ज्यादा हमारा देश एजुकेटेड होगा उतना ज्यादा हमारा डेवलपमेंट फास्ट होगा। तो एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज अ फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। मतलब क्या? एजुकेशन कम, डेवलपमेंट कम, एजुकेशन ज्यादा, डेवलपमेंट ज्यादा। समझ रहे हो?
ओके बेटा, देखो 10 एजुकेशन। अब ये एजुकेशन कैसे हमको हेल्प करता है, तो अगर हम एक एजुकेशन लेते हैं तो हम अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करें। मतलब ये पर्सनल वाली आ रही है कि अगर मैं ज्यादा, अगर बेटा जैसे तुम हो, तुम मेरे वीडियो को देख रहे हो, ये सुन के, ये लर्न करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके आप क्या करोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, फर्दर स्टडीज करोगे, उसमें ज्यादा ग्रो करोगे, एक अच्छी जॉब मिलेगी, एक अच्छा बिजनेस डेवलप करोगे, उससे क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबसे पहले इंप्रूव होगा। तो एक एजुकेशन से क्या होता है, हम अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करते हैं। दूसरा, इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आएगा, यू विल अपलिफ्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दो के खुद के बारे में हो गया। नेक्स्ट बेटा जी, आप क्या करोगे, थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस यू, आप क्या करोगे, क्लीनिनेस एंड हेल्थ के बारे में, किसकी हेल्थ सुधेगी, आपकी, आप क्या रहोगे, आप क्लीनिनेस रहोगे। तो ये तीन चीजें किसके बारे में है, खुद के बारे में। अब देखो इसको याद कैसे करते हैं, तीन चीज खुद के बारे में हुई, तो एक एजुकेशन से खुद को क्या बेनिफिट हुआ। अब चौथा पॉइंट, इससे आप क्या करोगे, प्रॉफिटेबल डिसीजन ले पाओगे। क्या ले पाओगे, प्रॉफिटेबल डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, अब जब प्रॉफिटेबल डिसीजन लोगे, उससे क्या होगा, आप आने वाली जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उसको रियलाइज कर पाओगे, और उससे क्या होगा, उसका आप सीज करोगे, उस अपॉर्चुनिटी का, उसका फायदा उठा पाओगे। ठीक है, डाटा जनरेटेड इन द बिजनेस, अगर आपने आने वाली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया कि वो इस एरिया में ज्यादा डेवलपमेंट है, इस एरिया का ज्यादा स्कोप है, आप उस एरिया को लर्न करोगे, उसके अंदर मास्टर बनोगे, और उससे क्या होगा, आप क्या करोगे, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्या होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पे बेटा जी ये दो बिजनेस रिलेटेड से, जिसके अंदर क्या होता है कि आपका क्या होगा, आप प्रॉफिटेबल डिसीजन ले पाओगे, दूसरा आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाओगे। अच्छा, इससे और कौन सा फायदा होगा, आपका जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज। मतलब हम नए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, सीड्स का डेवलपमेंट, सीड्स रिवोल्यूशन, ऐसी तरह के क्या करेंगे, खोजे करेंगे। जैसे ICAR होता है, जो क्या करता है, ये इंस्टीट्यूशन है जो रिसर्च करता है किसके अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर की भी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, जब हम ज्यादा एजुकेटेड बनते हैं। तो ये किसके लिए आया, एजुकेशन के लिए। वापस से बताऊं, तीन पॉइंट खुद के लिए था। क्या 3 पॉइंट को सा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड हम क्लीननेस एंड हेल्थ को इंप्रूव करेंगे। फिर उससे बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ेगी, हम प्रॉफिटेबल डिसीजन ले पाएंगे, और क्या होगा, और क्या पड़ेगा बिजनेस से, कि हम अपॉर्चुनिटी को सीज कर पाएंगे। इससे एग्रीकल्चर पे क्या फर्क पड़ेगा, ओके, ये हाँ, इससे हमारी क्या होगी, हमारे पास प्रॉफिटेबल डिसीजन ले पाएंगे, हमारे अपॉर्चुनिटी को सीज कर पाएंगे, एंड उससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये 6 पॉइंट हुए, और 7वां पॉइंट कौन सा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो एग्रीकल्चर भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब आता है सोशल इशू। हम हमारे जो सोसाइटी के अंदर जो इश्यू होते हैं ना, उसमें हम एक्टिव पार्टिसिपेट लेंगे, और उसको क्या करेंगे, जो भी इश्यूज है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट क्या आ रहा है, एनवायरमेंटल बैलेंस। हम एनवायरमेंटल के बारे में सोचेंगे, इसके सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैसे मेंटेन रहे, एनवायरमेंटल कैसे बैलेंस रहे, हमारा जितना एनवायरमेंटल बैलेंस होगा उतना हम जी पाएंगे, और उतना हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो भी आराम से जी सकेगी। तो बेटा जी ये एजुकेशन के फायदे होते हैं, सिंपल है, मैंने एकदम सिंपल तरीके से याद करवाया। पहले क्या है, पहले 3 खुद के लिए, कौन कौन से, 4 खुद के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लीनिनेस एंड हेल्थ को भी हम इंप्रूव करेंगे। 3 खुद के लिए हुआ। उसके बाद बिजनेस से रिलेटेड हम प्रॉफिटेबल डिसीजन ले पाएंगे, अपॉर्चुनिटी को सीज कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। 3 बिजनेस से रिलेटेड हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, एक एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट क्या होगा, हम सोशल इश्यूज, ये सोशल से रिलेटेड सोशल इश्यूज को हम रिजॉल्व कर पाएंगे, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन ले पाएंगे। और लास्ट आता है एनवायरमेंटल से रिलेटेड, एनवायरमेंटल बैलेंस होगा, हमारे सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे अगर हम ज्यादा एजुकेटेड बनेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्रेजेंट सिनेरियो इन एजुकेशन। बेटा हमारे यहाँ पे प्रेजेंट सिनेरियो कैसा है, इंडिया का प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर बेटा प्राइमरी एजुकेशन, जिसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी एजुकेशन कवर होता है सिर्फ 1 to 5 स्टैंडर्ड के अंदर। अपर प्राइमरी के अंदर क्या होता है, 5 तक वहां था, 6 to 8 अपर प्राइमरी। फिर सेकेंडरी के अंदर 9 and 10। फिर हायर सेकेंडरी जो अभी आप हो 11 and 12। फिर आप जब कॉलेज और हायर एजुकेशन होंगे 12+। आफ्टर 8 आप क्या कर सकते हैं, IIT वगैरह भी, ITI भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे के पास ज्यादा फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, ज्यादा एजुकेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते, वो जनरली क्या करते हैं, आफ्टर 8 के बाद ITI जैसे कोर्स को सिलेक्ट करते हैं, वहां पर टेक्निकल एक्सपर्टाइज लेते हैं, और फिर वो डायरेक्ट जॉब में जाते हैं।
तो यू आर वेरी लकी कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपके पीछे खर्चा कर रहे हैं। तो बेटा जी अपने पेरेंट्स को निराश मत होने देना, उनका नाम रोशन करना है, उनका नाम रोशन करना है तो वो आपके हाथ में है, आपको पढ़ाई करना है अच्छे से। बेटा जी स्टेटस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, फटाफट इसको खत्म करते हैं। ये देखो, ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा प्रेजेंट सिनेरियो। अब स्टेटस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इंडिया, अब इंडिया के अंदर प्राइमरी एजुकेशन कैसा है, तो हमारे यहाँ पे बेटा इसके ऊपर आता है हमारा MCQ, इंपॉर्टेंट है। हमारा जो प्राइमरी सिस्टम है ना, हमारा जो एजुकेशन, उसमें स्पेसिफिकली प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम क्या है, फ्री एंड कंपलसरी है। कौन से एज ग्रुप के लिए, 16 to 14 एज के लिए। बेटा यहाँ पे 2 MCQ आता है, एक आता है प्राइमरी कौन सा एजुकेशन फ्री है, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, और वो कितने साल के बच्चों के लिए, 6 to 14 एज ग्रुप के लिए, तो इसको याद रख लेना। ओके, यहाँ पे ये किसकी जवाबदारी होती है, ये जवाबदारी होती है स्टेट गवर्नमेंट की। यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्राइमरी स्कूल 13-14 में थे 1.4, इन द सेम ईयर हमारे पास कितने टीचर्स थे, 7.7। ठीक है, ये आपको खाली नॉलेज के लिए याद रखना है। हम यहाँ पे बहुत सारे उत्सव चलाते हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, जैसे गणोत्सव, प्रवेश उत्सव, जिससे क्या हो, स्कूल्स के एनरोलमेंट बढ़े। ठीक है, यहाँ पे 93% इनरोल इन द प्राइमरी एजुकेशन। हमारे प्राइमरी एजुकेशन के अंदर कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, 93। अभी भी 7% ऐसे बच्चे हैं जिसको नॉलेज, जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे। फिर हमने क्या चलाया हुआ, सर्व शिक्षा अभियान एंड RTE चलाया हुआ, जिसके अंदर जो बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट टू एजुकेशन के अंदर वो बड़ी स्कूलों के अंदर जाके अपना राइट टू एजुकेशन के अंदर अपना नाम लिखवा सकते हैं। और अगर सीट खाली है, क्योंकि 5% क्या होता है, 5% RTE के अंतर्गत आपको जो बच्चों को जो फिजिकली जो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं होता, उनको उनके लिए सीट रिजर्व होती है। तो आपको शायद मालूम नहीं होगा, RTE के अंदर कोई भी स्कूल्स के अंदर RTE कंपलसरी होता है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, जिसके अंदर आप अपना नाम लिखवा दो और जैसे ही वहां पर कोई वैकेंसी होगी RTE के अंदर आपका एडमिशन दिया जाएगा। ओके, अब इसके अंदर दूसरी चीज, अगर इसके अंदर बात करें, अब हम क्या करेंगे, पुअर्टी एंड इलिटरेसी एजुकेशन की बात करें, तो यहाँ पे अभी भी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। ड्यू टू पुअर्टी एंड लिटरेसी हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या हुआ, प्रॉपर डिजायर्ड लेवल तक नहीं पहुंचा है। ये अभी भी हमारे लिए सीरियस कंसर्न है। हमारे यहाँ पे 29% क्या होते हैं, 5th स्टैंडर्ड के बाद क्या हो जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उसके बाद अगर 13-14 की बात की जाए, तो हमारे यहाँ पे जो टीचर वर्सेस स्टूडेंट, मतलब 46 स्टूडेंट के बीच में एक टीचर होता है। प्राइमरी लेवल स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना है, 34 के बीच में एक टीचर। 69% स्टूडेंट आर एनरोल्ड इन द सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 69, जो ऊपर 93% प्राइमरी में था, 69% रह जाता है सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर। ठीक है, और हायर सेकेंडरी में तो और भी कम हो जाता है, मतलब 93 प्राइमरी, देन 69 सेकेंडरी, एंड सिर्फ और सिर्फ 25% हायर एजुकेशन में जाते हैं। ओके, तो बेटा जी ये हमने क्या किया, एजुकेशन के ऊपर डिटेल डिस्कशन किया। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि पहले जब एजुकेशन के बारे में आता है तो आपको इसका इंट्रोडक्शन की क्या है, फिर एजुकेशन के बेनिफिट क्या है, फिर प्रेजेंट सिनेरियो इंडिया के अंदर क्या है, और यहाँ पे प्राइमरी और एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इसका स्टेटस क्या है इंडिया में, वो आपको बताना है। अब आते हैं हम हेल्थ के बारे में। बेटा जी जितना इंडिया के लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, उतना हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एक सिंपल सी बात है, आपके माथे में दर्द है, ठीक है, आप भले कितने ही अच्छे रूम में बैठे हो, AC लगा के बैठे हो, आपके यहाँ पर टेबल चेयर है और मस्त अच्छी लाइट है, पंखा है, सब कुछ है, तो भी क्या होगा कि आप ढंग से पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन वहीं आप क्या बैठे हो, एक छत पे बैठे हो, धूप आ रही है, लेकिन आप फिजिकली बहुत फिट हो, क्या आप पढ़ पाओगे? कंपैरेटिवली उससे तो अच्छा ही पढ़ पाओगे। तो कहने का मतलब क्या होता है कि हमारा क्या होता है, एक जो लेबर होता है, जैसे लेबर जो मैंने आपको बताया कि इज नॉट गुड, अगर वो अच्छा नहीं है, अगर वो बीमार है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे उसकी रिवर्स इंपैक्ट देखने को मिलती है। इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ लीड टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे क्या होता है, जितना हेल्थ अच्छी होती है उतना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है। कैसे? हमारा आउटपुट बढ़ेगा, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ऑफकोर्स वाली बात है, हमारा आउटपुट बढ़ेगा और नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट वे में यूटिलाइज कर पाएंगे, और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और वो सभी को अवेलेबल हुआ, ठीक है, जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, उससे उनकी क्या बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो एक गुड हेल्थ से क्या होगा, फटाफट, एक गुड हेल्थ से क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा?
हमारा नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज होगा, जिससे क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ना मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होना है, और दूसरा जितना ज्यादा आउटपुट बढ़ेगा उतना लोगों को सस्ते रेट पे सभी को अवेलेबल होगा, तो उनसे क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। तो ये बेनिफिट होता है एक इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ से। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे हमको हेल्थ के अंदर दो चीज को ध्यान रखना है, एक बैलेंस डाइट को एंड गुड मेडिकल ट्रीटमेंट को, कि हमारा डाइट अच्छा होना चाहिए और दूसरा हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हमको अच्छी मिलनी चाहिए। अब ये तो हमने देखा कि यहाँ पे ये हेल्थ के बारे में देखा कि एक हेल्थ क्या होता है, हम हेल्थ के बारे में देखा। फिर हमने देखा हेल्थ कैसे बेनिफिट होता है, यहाँ पे हेल्थ में कौन सी दो चीज कवर होती है। अब हम देखेंगे इसका स्टेटस, हेल्थ सिचुएशन इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे 70% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन लिव इन द रूरल एरिया बट 1/5 ऑफ द हॉस्पिटल आर लोकेटेड हियर। मतलब बेटा देखो 70% कहां रह रही है, रूरल के अंदर, लेकिन 1/5 करोगे ना तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ, 20% ही हॉस्पिटल्स वहां पे, मतलब 70% लोग वहां पे, उनके लिए हॉस्पिटल में सिर्फ 20%, बहुत गलत बात है। ठीक है, यहाँ पे रूरल के अंदर, खासकर रूरल के अंदर क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती। ठीक है, स्पेशल डॉक्टर्स नहीं होते, वहां पे स्पेशलिटी की कमी होती है। वहां पे क्या होता है, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया वाइड स्प्रेड देखने को मिलता है। जैसे कि अबाउट 50% ऑफ द वुमेन सफर फ्रॉम द आयरन डेफिशिएंसी। पुअर मैटरनल हेल्थ अफेक्ट द चाइल्ड हेल्थ एंड सर्वाइवल। जितना मैटरनल मतलब एक लेडी की हेल्थ अफेक्ट होगी, उतना ही उसके बच्चों की भी हेल्थ सफर होगी। तो बेटा जी यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने क्या बताया, हमने बताया ओवरऑल, यहाँ पे रूरल को हमने ध्यान में रखा जी, हाँ ये रूरल को हमने ध्यान में रखा। ये 2 पॉइंट क्या बोला, 70% रूरल एरिया में लोग हैं लेकिन उनको हॉस्पिटल सिर्फ 20% ही है, रूरल के अंदर एडिक्वेट फैसिलिटी नहीं है। फिर यहाँ पे हमने जनरल की बात की, यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट की हमको शॉर्टेज देखने को मिलती है, जैसे पीडियाट्रिशियन, गायनोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोमोलॉजिस्ट। ये इनकी क्या है, हमारे शॉर्टेज है। ओके, फिर हमने एक और क्या देखा कि ओवरऑल बात की वुमन की, कि 50% ऑफ वुमन जो 15 टू 49 ईयर की एज में होता है, उनको आयरन डेफिशिएंसी हमेशा देखने को मिलती है। और क्योंकि वुमन के अंदर अगर आयरन डेफिशिएंसी होगी तो उनके बच्चों में भी क्या होगी, ये डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। बेटा इसके ऊपर हमारा एमसीक्यू आता है, याद रखना, इंडिया ने कितना स्पेंड करती, 4.4% ऑफ द जीडीपी अपने हेल्थ के पीछे इन्वेस्ट करती है, जो कि बहुत लो है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री। तो हमारा जो टोटल जीडीपी है उसमें से 4.4% हेल्थ के पीछे खर्चा करे, वही चीज रही लो। गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट भी इसी चीज को ध्यान में रख रही है कि जितना हेल्थी रहेगा इंडिया उतना ही आगे बढ़ेगा इंडिया। तो इसलिए वो भी क्या करती है, हेल्थ एक्सपेंडिचर करती जाती है ताकि इंप्रूवमेंट इन हेल्थ हो। एक्सपांशन इन हेल्थ सर्विस बढ़ाती जा रही है, जैसे कि रूरल एरिया के अंदर बढ़ाती जा रही है, जिससे क्या होगा, इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो बेटा हेल्थ सिचुएशन क्या देखी हमने, पहला हमने देखा कि ओवरऑल क्या सिचुएशन है, रूरल के अंदर क्या है, दो कमियां है। ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पे माल न्यूट्रिशन की कमी दिखती है किसके अंदर, वुमेन्स के अंदर, 50% ऑफ वुमेन, जिसके कारण क्या होता है, उनके बच्चों में भी इस कमी आती है। इंडिया का कितना शेयर वो इन्वेस्ट करते हैं हेल्थ के अंदर, 4.4% ऑफ द जीडीपी करते हैं, जो कि बहुत कम है। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करते जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और खासकर कहां पे, स्पेशली इन द रूरल एरिया। क्योंकि इसको मालूम है कि रूरल के अंदर 70% लोग मेरे रूरल में है, तो वहां पे ज्यादा खर्चा करेंगे, ताकि उससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है बेटा जी, इलेक्ट्रिसिटी है ना 4 वे से जनरेट की जाती है। एक थर्मल पावर जो कोल का यूज करके होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो वाटर का यूज करके होता है, न्यूक्लियर पावर जो हम न्यूक्लियर एनर्जी से बनाते हैं, अदर जैसे विंडमिल, बायोगैस, सोलर एनर्जी वगैरह से करते हैं। Okay. Apart from the government is consistently making effort to make solar power more useful and people friendly. हम किसको बनाते जा रहे हैं, सोलर पावर को यूजफुल बनाते जा रहे हैं। एंड दूसरा क्या है, बाय गिविंग सब्सिडीज। कैसे बनाते हैं, कैसे एनकरेज करेंगे, वो लोगों को सब्सिडीज देती है। देखा आपने, जो सोलर पावर होता है ना, उसके ऊपर गवर्नमेंट अच्छी खासी सब्सिडीज देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो सूर्य है, सूर्य की रोशनी से सोलर गर्म होगा, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिससे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल
ऑयल घटेगा और जो कोल यूज होता है उसका क्या होगा, उसका कंजम्पशन ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा और जिससे पॉल्यूशन हमारा कंट्रोल में आएगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, सोलर पावर के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, ज्यादा से ज्यादा सोलर पावर लगाए, जिससे हम उनको सब्सिडी देंगे, उनको सस्ता पड़ेगा, वो सोलर पावर लगाएंगे। वो सोलर कुकर निकाले हुए, सोलर गीजर, ये इतने ज्यादा फेमस नहीं हुए सोलर गीजर एंड सोलर कुकर, लेकिन हाँ सोलर पावर बहुत ज्यादा फेमस हुआ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, सोलर पैनल बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन गिविंग मोर एंड मोर एनकरेजमेंट किसको देती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को देती है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर किससे बनता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनता है हमारा वाटर से, इसलिए गवर्नमेंट सबसे ज्यादा किसको इंकरेज करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड विंड पावर को। बेटा जी एक बात बोलो, जो सोलर होता है, सोलर वो सिर्फ और सिर्फ गर्मी के टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, जब हमारे या तो ठंडी होती है या तो क्या होगा जब हमारे यहाँ पे बरसात होती है, तब सोलर काम नहीं करेगा। लेकिन एक विंड मिल जो होता है ना, वो 24 घंटे 24/7 365 डेज घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, वो विदाउट स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को एंड विंड पावर को ज्यादा एनकरेज करती है इंडियन गवर्नमेंट, बिकॉज देयर इज नो स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन नहीं होता एंड ये क्या होता है, फास्टर प्रोग्रेस होता है डेवलपमेंट के लिए। ओके ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूज कहाँ होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है प्रीडोमिनेटली कौन से एरिया के अंदर, ये यूज होता है हमारा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मतलब हर एक जगह पे इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो कुछ चलेगा नहीं, तो कहाँ पे होगा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हाउस होल्ड, ट्रांसपोर्टेशन, अदर सभी जगह पे यूज होगा। बेटा जी इसको कौन प्रोडक्शन करता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब एक इंडिया लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, इवन प्राइवेट सेक्टर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है इसको डेवलपमेंट करने के लिए। अब हमारे जो रेलवेज होते हैं, सॉरी हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, हम अभी भी जितना कैपेसिटी रिक्वायरमेंट होता है ना, हम जितना कैपेसिटी से प्रोडक्शन कर सकते हैं उतना कैपेसिटी से प्रोडक्शन नहीं कर रहे, नॉट एबल टू यूज फुलेस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी। यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट इनफ टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। बेटा आप शहर में रहते हो, आपको लगता है कि 24/7 बिजली आती है, लेकिन कुछ कुछ गांव अभी भी ऐसे हैं जहां पे क्या होता है 24 घंटे में से 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे ही बिजली आती है, मतलब वहां पे हमको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पा रही। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज लेस देन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये तो पहले वाले से आ गया कि जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी से कम है। इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम सॉरी इम्प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कुछ कुछ जगह पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और जहां पे जानी चाहिए सभी जगह पे वहां पे नहीं जा पाई। वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, लोग इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करते हैं, ये देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस इन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इम्प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, वेस्टेज रिसोर्स इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होना, थेफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज ऑल्सो अफेक्ट द फैक्टर लाइक हाई कॉस्ट, जितनी ज्यादा हाई कॉस्ट होगी उतना लोगों के लिए भी महंगा पड़ेगा। फ्रीक्वेंट पावर कट्स, स्कैसिटी ऑफ कोल के कारण भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो ये थे हमारे चैलेंजेस फेस बाय इलेक्ट्रिसिटी। ओके अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, रेलवे। बेटा जी रेलवे हमारा फर्स्ट टाइम रेलवे कहां बना था, हमारा रेलवे बना था, रेलवे जो डेवलप हुआ था 1853 के अंदर हुआ था। ये कहां से कहां हुआ था, ये मुंबई जिसको बॉम्बे भी बोला जाता है, मुंबई मेरी जान, ठीक है, मुंबई से कहां चला था, मुंबई टू थाने चला था और ये कुछ अराउंड 22 माइल्स था, 22 माइल्स था और 33 किलोमीटर का डिस्टेंस था। कौन से ईयर के अंदर चला था, 1853 के अंदर चला था। तो ये था हमारा रेलवे के बारे में। रेलवे जो होता है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि देखो अब है ना, ये सारी चीजें अलग अलग एंगल से लिखी है, आपको याद हो जाएगा। ये हमारी इंडस्ट्री और बिजनेस के एंगल से देखो तो क्या होगा, अगर हमारा जो इंडस्ट्री और बिजनेस है ना, वो फास्टर मूवमेंट कर पाता है हैवी मशीनरी को बिकॉज ऑफ रेलवे, तो रेलवे वहां पे इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, फिर हमारा जो लेबर है ना, लेबर वो इजीली माइग्रेट हो पाता है अपने विलेज से सिटी में या तो वन स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर बिकॉज ऑफ रेलवे। तो रीजनल डायनामिज्म ऑफ लेबर इंप्रूव, मतलब क्या होता है, लेबर इजीली इंप्रूव होता है, जिससे क्या होता है ड्यू टू क्योंकि जितनी स्पीड से गाड़ियां दौड़ती है उसको लगता है कि जैसे 500-600 किलोमीटर एक नाइट की सफर होता है, उसको लगता है कि ठीक है रात को सोए सुबह वहां पे हम जैसे गुजरात में बैठे हैं, हम
महाराष्ट्र में जॉब कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, अप डाउन करते रहते हैं। कितने ऐसे लोग होते हैं जो गुजरात से महाराष्ट्र में जाते हैं, मंडे टू फ्राइडे वहां जॉब करते हैं, सैटरडे संडे गुजरात में आते हैं, फिर वापस से मंडे को सैटरडे नाइट संडे नाइट को महाराष्ट्र में चले जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होने से, सेफ्टी आने से, कंफर्ट लेवल बढ़ने से लेबर बहुत ज्यादा ट्रैवल करने लग गया है, माइग्रेट होने लग गया है। This has resulted in a increase in the labor supply to the industry, जिससे इंडस्ट्री को लेबर सप्लाई बढ़ा है। बेटा जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अहमदाबाद में जॉब करते हैं लेकिन आते हैं आणंद से, और बहुत महसाणा से आते हैं, आणंद से आते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ वहां पे रेलवे कनेक्टिविटी इतनी है। कितने लोग बड़ौदा में रहते हैं, अहमदाबाद में जॉब करते हैं, और वहां पे थ्रू रेलवे कनेक्टिविटी के अंदर उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, मगर हाँ टाइमिंग इशू ऑलवेज रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज को भी लेबर मिल जाता है और लेबर को भी क्या मिल जाता है, इजीली ट्रैवल कर पाते हैं। तो लेबर के एंगल से ये पॉइंट है। पहला वाला पॉइंट हमने इंडस्ट्री बिजनेस के एंगल से देखा, दूसरा वाला लेबर के पॉइंट से देखा। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं यहाँ पे जो लेबर का जो यूज करते हैं, इससे क्या होता है, हमारा जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है ना, ये बहुत ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हो जाता है। कमर्शियलाइजेशन मतलब पहले के टाइम पे जब रेलवे इतना डेवलप नहीं था, जो एग्रीकल्चरिस्ट को क्या बेचने के लिए वो सोचता था कहाँ बेचूं, कैसे बेचूं, किसको बेचूं, और वो अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता था तो वो आधा गुड्स तो ऐसे ही छोड़ देता था, मतलब उसको बेचता ही नहीं था, बोलता था कि इसको ले जाने का खर्चा इतना हो जाता कि पूछो मत। लेकिन अब क्या हो गया, मेरा जो रेलवे है वो इतना चीपर, इतना फास्ट मूवमेंट हो गया कि एग्रीकल्चर को जितना भी प्रोडक्शन किया वो इजीली सेल आउट हो जाता थ्रू आउट द नेशन। तो अब एग्रीकल्चर हमारा क्या बन गया है, कमर्शियलाइजेशन हो गया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है हमारा दूसरा ये क्या है, इट ऑल्सो इनेबल द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्टिलाइजर, टूल्स, अदर इनपुट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस टू एग्रीकल्चर। हम दूसरी जगह से इजीली एग्रीकल्चर सीड्स मंगा सकते हैं, मशीनरी मंगा सकते हैं, इनपुट्स मंगा सकते हैं, जिससे एग्रीकल्चर क्या बढ़ता है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो यहाँ पे बेटा जी किसके एंगल से था, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट एंगल से, ये लेबर के एंगल से, ये हमारा इंडस्ट्री के एंगल से, इंडस्ट्री एंड बिजनेस के एंगल से। नेक्स्ट आता है इंडिया का फॉरेन ट्रेड। बेटा जी क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा सेल्फ कंजम्पशन यूज हो जाएगा, उसके बाद भी गुड्स बचेगा, हम क्या करेंगे, उसको ट्रेड करेंगे, फॉरेन में भेजेंगे, तो फॉरेन ट्रेड बढ़ता है बिकॉज ऑफ रेलवे। नेक्स्ट आता है फ्यू फैक्टर, न्यू सेक्टर आर डेवलप फॉर टूरिज्म। हमारा जो है ना, कितने लोग टूरिज्म पे जाते हैं रेलवे के थ्रू, तो ओवरऑल जितनी ज्यादा ट्रेन दौड़ेगी उतनी ज्यादा क्या होगा, लोग टूरिज्म करते हैं, तो टूरिज्म बिजनेस डेवलप होता है बिकॉज ऑफ रेलवे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल यूनिटी बनती है, इंटीग्रिटी बनती है बिकॉज ऑफ रेलवे, क्योंकि हमारा रेल पूरे भारत को कनेक्ट करता है, तो नेशनल यूनाइट होता है, इंटीग्रिटी बढ़ती है। तो 6 सिंपल है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रेलवे, सिंपल। पहला वाला किसके लिए है, पहला वाला इंडस्ट्री एंड बिजनेसमैन के लिए, उनका क्या होगा, उनका फास्टर डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ होगा, इजीली मूवमेंट कर पाएंगे मशीनरी को, कोई भी चीज को। लेबर का क्या होगा, लेबर को इंप्रूवमेंट मिलेगा, लेबर को स्पीड मिलेगी, लेबर को कनेक्टिविटी मिलेगी, लेबर कम कॉस्ट में फटाफट कहीं पे भी पहुंच पाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करेगा दूर के लिए, सोचेगा नहीं कि मैं वहां पे जाके जॉब करूं, वहां पे जाके बिजनेस करूं कि नहीं। फिर आता है रेलवे किसके लिए था, यहाँ पे एग्रीकल्चर के पॉइंट से, यहाँ पे एग्रीकल्चर क्या होगा, मोर कमर्शियलाइजेशन होगा, फिर हमारा फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, फिर हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, हमारा नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हो जाएगा। ओके, और लास्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है बेटा जी, हमारे यहाँ पे जो पेट्रोलियम है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेट्रोलियम के बिना तो चलेगा नहीं कुछ भी। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास इंडिया के अंदर बहुत कम जैसे ऐसी जगह है, जो पहला जो हमारा पेट्रोलियम मिला था वो मिला था असम में, और बहुत कम जगह है जहाँ पे हमारे पास पेट्रोल है। बाकी हमको पेट्रोलियम क्या करना पड़ता है, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरे ऐसी चीजें कोई खोज कर रहे हैं, जैसे कि हम सीएनजी वगैरह की खोज करें, सीएनजी का यूज ज्यादा करते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, हमारा क्या होता है, पेट्रोल का जो इंपोर्ट कम हो और हमारा जो देश के अंदर देश का पैसा देश में रहे। इसलिए हम ट्राई करते हैं, इसलिए हम तो सोलर पैनल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ताकि हमारे ये जो पेट्रोलियम के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है और जो देश का पैसा बाहर जा रहा है, वो देश का पैसा देश में ही रहे, लोगों के यूज में। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर था माइग्रेशन के ऊपर, वो वाला चैप्टर को हमने खत्म किया। आपको कैसा लगा, मैंने बड़े ही डिटेल्ड मैंने कहना और बड़े ही स्पीड से आपको ये वाला चैप्टर करवाया, हमारा इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंदर हमने क्या देखा, माइग्रेशन के बारे में देखा, अर्बनाइजेशन के बारे में देखा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली 3 टॉपिक हमने देखे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो
तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि सर मजा आ रही है पढ़ने में, मैं आपके पीछे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा 1 मिनट निकाल के अपना कमेंट लिखिए, अच्छा लगता है कमेंट को पढ़ के। दूसरी चीज बेटा, मैं खाली आपको ये बोलूंगा कि वन शॉट करने के बाद फटाफट एक बार है ना किताब को गो थ्रू करना ना भूले, क्योंकि आप किताब को गो थ्रू कर रहे होगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, चीजें आपके सब अभी मगज में है, जैसे ही आपको रीड करोगे ना वो आपको याद भी हो जाएगी। और दूसरा, अपने फ्रेंड के साथ भी इन वीडियो को भेजो, ताकि जो बच्चों को डर लग रहा है कि यार इकोनॉमिक्स के अंदर कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, उनके लिए भी ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। चलो तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बेटा।